अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका बिलाल सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद बिलाल। टुडे फॉर क्लास 8th सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन व्हेन पीपल बिकेम रिबेल्स 1857 एंड आफ्टर। इस चैप्टर के ऑलरेडी हमने 4 एपिसोड्स बनाए हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि नो डाउट रिवोल्ट जो है इसके प्रोफाउंड इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, जो उसका मेन एम था, दैट वाज टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। उस मकसद में ये फेल हो गया, ठीक है बेटा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे इम्पैक्ट जो है इस रिवोल्ट के देखने को मिलते हैं। आज हम वही लास्ट एपिसोड है इस टॉपिक का। तो उस एपिसोड में हम आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं about the consequences of revolt of 1857। एग्जाम में आता है consequences आएगा, आफ्टर मैथ आएगा, इफेक्ट्स आएगा या रिजल्ट्स आएगा, ये सेम होता है, ठीक है बेटा। consequences हो वहां पे, आफ्टर मैथ हो वहां पे, ठीक है बेटा। आफ्टर मैथ भी वही हो गया, रिजल्ट्स भी वही हो गया, ठीक है। और इम्पैक्ट्स ये सेम वर्ड्स होते हैं कि रिवोल्ट के बाद क्या असरात पड़ गए हिंदुस्तान की हिस्ट्री पे, ठीक है बेटा। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस, आफ्टरमैथ, रिजल्ट्स, इंपैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। फर्स्ट ऑफ ऑल माय स्टूडेंट्स, आप ये बात याद रखोगे, द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैज प्रोफाउंड इंपैक्ट्स अपॉन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला जो इंपैक्ट इसका पड़ गया बेटा वो था एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। क्योंकि 1857 तक यहां पे रूल कर रही थी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है बेटा। तो अपना जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता था गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी रूल यहां पे कर रही थी। लेकिन जब हिंदुस्तान में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, जब हिंदुस्तान के लोगों ने एक रिएक्शन दिखाया अगेंस्ट द एट्रोसिटीज व्हिच वर कमिटेड बाय द ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनको लगा कि नहीं, अगर आगे, क्योंकि इस रिवोल्ट को तो सप्रेस हमने किया, लेकिन अगर आगे ऐसा ही रिवोल्ट हो गया एट द टाइम इट मे बी द एंड ऑफ आवर रूल। तो रिवोल्ट के फौरन बाद एक एक्ट बना जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। यहां पे बेटा याद रखना आप, जो हिंदुस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी ब्रिटिशर्स की, उसके एक्ट्स बनते थे, उसके लॉज बनते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो यहां पे एक एक्ट बन गया जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। 1858 दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट। इसको बेटा हम कहते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट भी, क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट। This act is also known as Queen's Proclamation Act of 1858। तो इस एक्ट के जरिए या इस कानून के जरिए क्या डिसीजन हुआ कि द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। नाउ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन कंट्रोल वाज डायरेक्टली टेकन बाय द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है बेटा। अब ये जो रूल है ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन। और उस वक्त ब्रिटिश क्राउन जो थी वो थी क्वीन विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया ने हिंदुस्तान की जो बागडोर थी वो खुद संभाली, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है बेटा। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइसराय, क्योंकि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होता था, इनका रिप्रेजेंटेटिव था गवर्नर जनरल, ठीक है बेटा, गवर्नर जनरल उनका होता था बेटा गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल का जो पोर्टफोलियो था या जो उसका ओहदा था वो अब यहां पे खत्म हो गया। नाउ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द क्राउन बिकेम वाइसराय। अब वो वाइसराय, उसको उस ओहदे का नाम जो है वो रखा गया वाइसराय। तो गवर्नर के बदले अब जो नया पोर्टफोलियो रखा गया दैट वाज वाइसराय, ठीक है। और एक और ऑफिशियल को यहां पे अपॉइंट किया गया हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दैट वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है बेटा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ब्रिटिश क्राउन जो यहां पे रूल कर रही थी, वो यहां पे रूल कर रही थी थ्रू वाइसराय एंड थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है बेटा, तो तीसरा इंपैक्ट जो यहां पे पड़ गया, दैट वाज चेंजेस इन द आर्मी। क्योंकि आपको पता है बेटा, ऑलरेडी आपने सुना पिछली वीडियो में कि जो ब्रिटिश आर्मी यहां पे होती थी, उसका जो कंपोजिशन था, इट कंसिस्टेड टू पार्ट्स। उसमें हिंदुस्तान के सिपाहीज होते थे और ब्रिटिश आर्मी होती थी। ठीक है, क्योंकि ये जो रिवोल्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ था एज ए म्यूटिनी, तो इंडियन सिपाही जो थे उन्होंने यहाँ पे एक क्रूशल पार्ट प्ले किया था इस रिवोल्ट में, जब उन्होंने बरकपुर में या मेरठ में म्यूटिनी स्टार्ट कर ली थी। ठीक है बेटा, तो अब ब्रिटिशर जो थे, नाउ दे थिंक दैट ऑल द प्लान जो था, इट वाज मेड बाय द इंडियन सिपाहीज। तो रिवोल्ट के फौरन बाद उन्होंने इस आर्मी का जो कंपोजिशन था वो चेंज किया। कैसे बेटा? द प्रपोर्शन ऑफ सिपाहीज, द प्रपोर्शन of sepoys was reduced। सिपाहीज का जो प्रपोर्शन था, सिपाहीज का जिसमें रेशियो था इस आर्मी में, उसको बेटा कम कर लिया गया। ठीक है, अब सिपाहीज का तादाद कम था एज कंपेयर टू द ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, इसके अलावा बेटा रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूटमेंट यहां पे होती थी, रिक्रूटमेंट फ्रॉम गुरखास, सिख्स एंड पठान्स। ठीक है, अब उन्होंने यहां पे जो रिक्रूटमेंट हुई, वो उन्हें यहां पे बेटा की गुरखास में, सिख्स में और पठान्स में, इंस्टेड ऑफ अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो आर्मी में बेटा दो चेंज लाए गए। एक जो प्रपोर्शन था सिपाहीज का, उसका कम किया गया। नाउ जो रेशियो था सिपाहीज एज कंपेयर टू ब्रिटिश ऑफिसर्स, सिपाहीज अब बहुत कम होते थे ब्रिटिश आर्मी के साथ। ठीक है, एक और चीज जो था बेटा, जो रिक्रूटमेंट होती थी सिपाहीज की, अब ब्रिटिशर्स ने रिक्रूटमेंट की गुरखास से, सिख से और पठान से, बिकॉज उनको लगा कि दे आर ट्रस्टवर्दी, इन पे भरोसा ज्यादा था। इन स्पाइट ऑफ अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, बिकॉज ये अब इनको शक की निगाह से देख रहे थे, बिकॉज इन ही सिपाहीज ने म्यूटिनी को स्टार्ट कर लिया था। ठीक है बेटा, तीसरा जो था फटा, दैट वाज पॉलिसी टुवर्ड्स द प्रिंसेस, जो हिंदुस्तान के अभी वो पार्ट्स जो अभी तक ब्रिटिशर्स ने एनेक्स नहीं कर लिए थे, तो एक लॉ बनाया गया, एक एश्योरेंस दी गई, दैट मींस द एनेक्सेशन पॉलिसी केम टू एन एंड। एनेक्सेशन पॉलिसी जो थी वो अब खत्म हो गई। एनेक्सेशन पॉलिसी लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप जो थी, केम टू एन एंड, इट वाज स्टॉप्ड, इट वाज स्टॉप्ड। इस एनेक्सेशन पॉलिसी को, इस रिवोल्ट के बाद इस एनेक्सेशन पॉलिसी को रोका गया, क्योंकि रिवोल्ट का एक काज जो बना था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बेटा कैंसिल किया गया। नाउ द इंडियन प्रिंसेस वर एश्योर्ड दैट योर टेरिटरीज विल नॉट बी एनेक्स्ड एनीमोर। ठीक है, आप उनसे ट्रिब्यूट थोड़ा लेते थे और उन्हीं को अलाउ करते थे कि आप ये रूल वहां पे कर लो। जस्ट लाइक यहाँ पे उस वक्त डोगरा रूल था, हरि सिंह यहाँ पे रूलर था, उसके बाद या उससे पहले जो यहाँ पे डोगरा रूल स्टार्ट हुआ था महाराजा गुलाब सिंह से, तो इनको डोगरास को अलाउ किया गया टू रूल। अब लिटिल बिट ऑफ ट्रिब्यूट उनसे लेते थे, लेकिन इन बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल स्टेट्स थे जहां पे इंडियन प्रिंसेस को ही अलाउ किया गया टू रूल, बिकॉज अब एनेक्सेशन पॉलिसी को अब रोका गया। ठीक है बेटा, एक और चीज जो था बेटा, रिलीजियस एंड सोशल पॉलिसी, क्योंकि आपको पता है कि रिवोल्ट का एक काज बना था द सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब लॉज बनाए गए, laws were made, laws were made to respect
respect religious and social customary laws. सोशल एंड रिलीजियस कस्टमरी लॉ जो थे यहाँ पे इंडियंस के, तो उनको अब लॉ बनाया गया ब्रिटिशर्स की तरफ से कि अब उनका रेस्पेक्ट किया जाएगा ना. ब्रिटिशर्स विल नो मोर हर्ट द सोशल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट्स ऑफ द इंडियंस. ठीक है बेटा, कि आप कोई आपके सोशल और रिलीजियस कस्टमर्स के साथ कोई इंटरफियर नहीं करेगा. और एज पर माय ओपिनियन दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंपैक्ट पड़ गया रिवोल्ट का, दैट वाज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. नो डाउट कि ब्रिटिशर जो थे वो इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में कामयाब हो गई, बट इस रिवोल्ट ने एक खास चीज इंडिया को दे दिया, दैट वाज द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म. बिकॉज पहली बार बहुत सारे प्रोविंसेस के लोग एक साथ किसी फॉरेन रूल के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे, तो लोगों में एक नेशनलिज्म, लव, वेनरेशन, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ वननेस लोगों में पैदा हो गई बिकॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है बेटा, एक और चीज जो बेटा था, दैट वाज सातवां इंपैक्ट अगर इसका पढ़ेंगे वो ये हुआ बेटा कि ब्रिटिशर जो थे उन्होंने एनकरेज यहाँ पे किया डिवाइड एंड रूल को. ठीक है बेटा, एनकरेज डिवाइड एंड रूल. रिवोल्ट के बाद ऐसे बहुत सारे लॉज बनाए गए जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में ऐसे कुछ रिवार्ड्स यहाँ पे लॉन्च किए जिससे उन्होंने चाहा कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो डिवीजन में रहे, ये दूर रहे, ये यूनाइट नहीं रहे. इनको पता था अगर ये यूनाइट हो गए तो हमारे लिए खतरा बन सकता है. एक और अहम इंपैक्ट जो रिवोल्ट का देखने को मिला बेटा वो ये हॉस्टैलिटी towards Muslims. Hostility towards Muslims. क्योंकि रिवोल्ट के बाद the land and property of the Muslims were confiscated because the Muslims became the scapegoat of the revolt of 1857. ठीक है बेटा, now they were looked to as suspicious एंड हॉस्टाइल बन गए ये ब्रिटिशर्स के. उन्होंने सोचा कि सारा जो प्लान है रिवोल्ट का वो मुसलमानों ने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया. तो रिपीट कर लूंगा बेटा, इंपैक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, आफ्टरमैथ ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. तो पहला, द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल. AIC का रूल जो है वो खत्म हो गया. गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 पास हुआ जिसको हम कहते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट भी बेटा. ठीक है, तो दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइसराय. अब गवर्नर जनरल का जो ओहदा था वो हटाया गया, वाइसराय के साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो यहाँ पे अपॉइंट किए गए. चेंजेस इन द आर्मी जो है उसमें भी अब चेंज की गई, आर्मी का कंपोजिशन चेंज किया गया. प्रपोर्शन ऑफ सिपाहीज वाज रिड्यूस्ड, रिक्रूटमेंट फ्रॉम गुरुखा सिख्स पठान्स इंस्टेड ऑफ अवध बिहार सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया. ठीक है बेटा, एक और चीज जो पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसेस, एनेक्सेशन पॉलिसी जो थी वो स्टॉप हुई. जो डॉक्टर ऑफ लैप्स थी उसको बेटा अब कोलैप्स किया गया, उसको खत्म किया गया. अब इंडियन प्रिंसेस को एश्योर किया गया कि आपकी टेरिटरी को कोई अब एनेक्स नहीं करेगा. अब रिलीजियस एंड सोशल पॉलिसी में लॉज बनाए गए जिसमें ब्रिटिशर्स ने बेटा ये लॉ बनाया कि अब कस्टमरी लॉज जो है, रिलीजियस लॉज हो या सोशल लॉज हो, उनको अब रेस्पेक्ट किया जाएगा. ठीक है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इससे पैदा हो गई. लोगों में लव, वेनरेशन, कलेक्टिव बिलोंगिंग, कॉमननेस अब लोगों में पैदा हो गई. एनकरेज डिवाइड एंड रूल. इस यूनिटी को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे डिवाइड एंड रूल को एनकरेज किया. और खास जो था हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मुस्लिम्स, मुसलमानों की प्रॉपर्टी, उनकी जो लैंड थी उसको कन्फिस्केट किया गया because Muslims became the scapegoat of the revolt of 1857. It is all about today. Tomorrow इंशाल्लाह अब हम नया लेसन जो है सिविक्स का जुडिशरी को स्टार्ट करेंगे. तो आप बने रहे, वीडियो को एंड तक देखिए और जाते जाते बेल आइकन को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करना. थैंक यू.